नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुड नाइट राजस्थान के साथ। इस वक्त भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस पैरे में निकल रही थी बारात को दबंगों ने रोका, पथराव शुरू किया। पथराव में पुलिस की गाड़ियां भी टूटी है, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पीड़ित राजवीर की बहन की शादी थी। बारात निकालने के दौरान यह पूरा बवाल हुआ। चिकसाना थाना इलाके के 9 गांव में ये बारात निकाली जा रही थी। तो भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बारात निकालने के दौरान ये पथराव हुआ। और हैरानी की बात यह है कि इस बारात को सुरक्षा खुद पुलिस दे रही थी, बावजूद इसके दबंगों ने यहां पर पथराव किया। पुलिस की गाड़ियां यहां पर टूटती हुई नजर आई, शीशे तोड़े गए। दबंगों ने यहां पर पथराव किया बारात निकालने के ऊपर। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पीड़ित राजवीर की बहन की शादी थी और इसी शादी के अंदर बारात निकाली जा रही थी। 9 गांव जहां पर यह बारात निकाली जा रही थी, उस गांव का नाम 9 गांव बताया जा रहा है। और दीपक हमारे साथ जुड़ गए, भरतपुर से उनसे बात करते हैं। दीपक, क्या था पूरा मामला? एक बार फिर से समाज में इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह कि पुलिस खुद सुरक्षा दे रही थी बारात को, बावजूद इसके पथराव हुआ। देखिए, बिल्कुल आसिफ, ये जो पूरा मामला है वो चिकसाना थाना इलाके का 9 गांव है, वहां का है। और पीड़ित राजवीर है, उसकी बहन की शादी थी आज, और उसने पहले ही परिवार दिया था कि कुछ दबंगों द्वारा बारात को रोकने की जो कोशिश है वो की जा सकती है। लेकिन जब दूल्हा घोड़ी पर बैठ करके जो बारात थी वो निकाली जा रही थी, पुलिस के पैरे के बीच बारात निकाली जा रही थी और इसी दौरान दबंगों ने उसे रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पथराव किया गया। पुलिस की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई पुलिसकर्मी भी चोटिल इस पूरे मामले में बताए जा रहे हैं। और बारात को रोक दिया गया है। गांव में होकर के जो बारात निकल रही थी वो नहीं निकालने दी गई है। दबंगों द्वारा जबरदस्त तरीके से जो पथराव है वो किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस पहले में ये बारात निकाली जा रही थी। पुलिस ने कोई जवाबी कार्रवाई की, गिरफ्तारियां हुई? देखिए, पुलिस अभी इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरह से पथराव वहां पर किया गया, पुलिस की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और वहां पर एकदम भगदड़ का माहौल बच गया। जो बाराती थे वहां लोग शादी में शामिल होने के लिए आए थे, वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। इतनी जबरदस्त तरीके से वहां पर जो पथराव है वो किया गया। पुलिस का ये कहना है कि आगे पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो की जाए, लेकिन फिलहाल जो बारात है उसे निकालने की जो दोबारा की कोशिश है पुलिस। दीपक, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से मिल रही है। लिफ्ट में फंसने से महिला की मौत हो गई। बिजली गुल होने से महिला लिफ्ट में फंस गई। रेस्क्यू के दौरान बेसमेंट में भरे पानी में गिरने से मौत हो गई। बिल्डिंग मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने गुस्सा जताया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। तो कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, ये वो इमारत है जिसमें लिफ्ट थी। ये उस लिफ्ट की तस्वीरें जिसमें लाइट चली गई थी, लिफ्ट रुक गई। और इसमें लिफ्ट बताया ये जा रहा है कि बेसमेंट में जहां पर लिफ्ट पहुंची, बिल्डिंग की लिफ्ट में फंसी महिला की मौत हो गई। रेस्क्यू के दौरान बेसमेंट में भरे पानी से गिरने से मौत हुई है। लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश, गुस्सा जताया जा रहा है। मृतका रुक्मणी देवी के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। आरके पुरम थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जैसे वो नीचे गिरी, लिफ्ट 3rd फ्लोर से पूरे प्लेसमेंट पर आके नीचे गिर गई, जहाँ पे 3 फुट पानी भरा हुआ है। बॉडी को देखा, बॉडी पे कोई ज़्यादा चोट कैसी है नहीं, किंतु घटना स्थल पर आकर देखा है अभी तो वो लिफ्ट में 3rd फ्लोर में फंस जाने के कारण, लाइट चली जाने के कारण लिफ्ट में फंस गई। उसको जैसे तैसे मकान मालिक ने निकाला तो स्टूल पे उतार रहे थे, स्टूल से स्लिप होने के कारण वो बेसमेंट में चली गई। बेसमेंट में पानी होने के कारण और बांसवाड़ा में 50 लाख रुपए का बीमा पाने के लिए कैंसर मरीज की मौत हादसे में दिखाने का मामला सामने आया। पुलिस इस मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में डॉक्टर, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मृतक देवेंद्र पटेल निवासी बोरवट के पुत्र योगेंद्र पटेल ने सदर थाने में 14 मई को 2016 को रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके पिता देवेंद्र पटेल की पैर फिसलने से नीचे गिर गए
इससे उनको चोट आई और अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद थाना कोतवाली में एक एफआईआर 2023 को दर्ज की गई, जिसमें बीमा कंपनी ने रिपोर्ट दी थी कि मृतक देवेंद्र की मौत नीचे गिरने से नहीं बल्कि कैंसर से हुई। इसी रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि मौत कैंसर से हुई थी, लेकिन क्लेम उठाने के लिए बेटे योगेंद्र ने झूठी रिपोर्ट थाने में दी थी। है योहन कुमार, मेडिकल टूरिस्ट डॉक्टर रवि उपाध्याय और इसके बेटे मृतक देवेंद्र के बेटे योगेंद्र, इन तीनों ने षड्यंत्र पूर्वक, इनके साथ और भी कई साथी हैं जिनको नामजद किया गया है, इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक जो इसकी प्राकृतिक मृत्यु थी उसको इन्होंने घर में गिरने से, सिर में चोट लगने से एक्सीडेंट होना बताकर एक सदर थाने पे मर्ग दर्ज करवाया। उस मर्ग की जांच योहन कुमार एएसआई ने की। लाश का पोस्टमार्टम डॉक्टर रवि उपाध्याय द्वारा किया गया। जयपुर एयरपोर्ट से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां स्पाइस जेट की महिला कर्मचारी और सीआईएसएफ कर्मी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि क्रू मेंबर ने सीआईएसएफ के अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। जयपुर एयरपोर्ट पर थप्पड़ कांड, सीआईएसएफ अफसर को जड़ा थप्पड़, स्पाइस जेट की महिला क्रू मेंबर का गदर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर महिला सीआईएसएफ जवान के थप्पड़ कांड की गूंज अभी शांत भी नहीं पड़ी थी कि जयपुर एयरपोर्ट पर थप्पड़ कांड पार्ट 2 हो गया। यहां पर स्पाइस जेट के क्रू मेंबर और सीआईएसएफ के एएसआई के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि महिला क्रू मेंबर ने सीआईएसएफ के एएसआई को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वहां पर सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी और स्पाइस जेट के कर्मचारी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि स्पाइस जेट की क्रू मेंबर अनुराधा रानी की बैक ऑफिस में ड्यूटी थी। सुबह 4:40 पर वह एयरपोर्ट पर पहुंची थी। इस दौरान यहां पर सीआईएसएफ के एएसआई गिरिराज प्रसाद ड्यूटी पर तैनात थे। अनुराधा रानी ने बिना सिक्योरिटी जांच के अंदर घुसने की कोशिश की, जिस पर गिरिराज प्रसाद ने उन्हें रोक दिया और स्क्रीनिंग कराने के लिए कहा। इस पर अनुराधा ने महिला स्टाफ न होने का हवाला देकर स्क्रीनिंग और जांच कराने से मना कर दिया। गिरिराज ने वायरलेस पर महिला स्टाफ भेजने के लिए कहा। इसी बीच अनुराधा भड़क गई। फिलहाल पुलिस ने एएसआई गिरिराज प्रसाद की शिकायत के बाद क्रू मेंबर अनुराधा रानी को गिरफ्तार कर लिया और एयरपोर्ट पर हुए थप्पड़ कांड मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजनीति की पहली सीढ़ी कहे जाने वाले छात्र संघ चुनाव पर पिछली सरकार के समय से बैन है। सूबे की मौजूदा सरकार रोक हटाएगी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस है। मगर अब इस रोक को हटाने के लिए प्रदेश के छात्र नेता लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सूबे की सरकार से छात्रों की गुहार, छात्र संघ चुनाव पर रोक कब तक रहेगी बरकरार? कैंपस में इलेक्शन की मांग पकड़ी जोर, गुहार पर गौर कब? छात्र नेताओं की जोशीली तकरीरें, हवा में उड़ाए जाते पर्चे और मंच के नीचे मौजूद समर्थकों की हौसला अफजाई। तस्वीरें उस छात्र संघ चुनाव की हैं जो अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2023 में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। तब सरकार का तर्क था कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू करने की कवायद चल रही है,
इसके साथ ही अगस्त में छात्र संघ चुनाव होने से एडमिशन और रिजल्ट की प्रक्रिया प्रभावित होने का भी तर्क दिया गया था। इसके अलावा गहलोत सरकार ने धन बल और बाहुबल के इस्तेमाल की दलील देते हुए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। कब तक ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा। हैरानी तो इस बात की है कि मौजूदा बीजेपी सरकार भी छात्र संघ चुनाव को लेकर कुछ कहने से बच रही है। इसीलिए कैंपस में इलेक्शन की मांग जोर पकड़ रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ऐसे ही कुछ बवाल काटते छात्रों की तस्वीरें हैं। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर 3 छात्र गुरुवार को हनुमानगढ़ शहर में पानी की टंकी पर चढ़ गए। छात्रों के टंकी पर चढ़ने की सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों छात्रों को नीचे उतारा। पिछले 2 साल से छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को एनएसयूआई ने अजमेर के राजकीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी का प्रयास किया, मगर वहां मौजूद क्लॉक टावर थाना पुलिस ने तालाबंदी का प्रयास असफल कर दिया और छात्रों से ताला छीन लिया। इस दौरान छात्रों की पुलिस से जोर आजमाइश की हुई। एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। हम सब मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सब भजनलाल सरकार से आवेदन कर रहे हैं कि जो राजनीति की पहली सीढ़ी है हमारे छात्र संघ चुनाव उसको बहाल किया जाए, और अगर ये बहाल नहीं करते तो कल हम पानी की टंकी में बैठेंगे। पाली शहर के बांगड़ कॉलेज परिसर में बनी जलदाय विभाग की टंकी पर एनएसयूआई से जुड़े छात्र नेता चढ़ गए। वो रात 3 बजे ही यहाँ आकर बैठ गए। गुरुवार को इसकी जानकारी मिलने पर ट्रांसपोर्ट नगर थाने से एएसआई जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और छात्रों को नीचे उतारा। जब सरकार सत्ता में नहीं थी, जब बीजेपी ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तब चुनाव करेंगे, इसलिए राजस्थान सरकार से हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव वापस शुरू करवा दिया जाए। विधानसभा के बजट सत्र में भी छात्र संघ का मुद्दा गूंजा। निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी ने सदन में छात्र संघ चुनाव कराने का मुद्दा उठाया। रविंद्र भाटी ने कहा कि केंद्र से लेकर राज्य की राजनीति में छात्र संघ चुनावों से निकले नेता ही छाए हुए हैं, इसीलिए सरकार छात्र संघ चुनाव कराए। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि युवा हमारे देश का भविष्य है और युवाओं में राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव कराए जाना प्रदेश के युवाओं के लिए नितांत आवश्यक है। छात्र संघ चुनाव देश की राजनीति नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं है, जबकि सूबे के छात्र संघ चुनाव बहाल कराने के लिए लामबंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट के बाद आज मंत्रियों के साथ मंथन किया। सीएमओ में हुई बैठक के दौरान विधानसभा में नई रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान बजट के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने जिला प्रभारी मंत्री और जिला प्रभारी सचिवों को अपने अपने जिलों का दौरा करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या देश दुनिया के लिए चिंता का विषय है। बढ़ती आबादी के कारण जल, जमीन और अन्य संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि ये संसाधन प्रकृति में सीमित हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि से भी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। परिवार नियोजन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे भावी पीढ़ी संसाधनों का उचित मात्रा में उपयोग कर सके। गुरुवार को जयपुर में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों के महत्व पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। वर्षों में महामारी, प्राकृतिक आपदाएं तेजी से बढ़ रही हैं। बढ़ती जनसंख्या, आर्थिक विकास, रोजगार, आय,
वितरण, गरीबी और सामाजिक सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। राजस्थान एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्यावर जिले में आईओसीएल की पाइपलाइन में सुराग कर क्रूड ऑयल चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। 4 महीने तक केस का अनुसंधान करने वाले एसओजी ने तेल चोरी गैंग में शामिल 3 सरगनाओं को गिरफ्तार किया। आरोपियों में सोहनलाल बिश्नोई पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। वहीं पकड़े गए दूसरे आरोपी का नाम भगवान सिंह है, जबकि तीसरा आरोपी राजू उर्फ भूपेंद्र सिंह रावत है। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य इलाके में मासूम की खरीद फरोख्त का खेल जारी है। भोले भाले आदिवासियों को दलाल मोटी रकम का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते हैं और फिर शुरू होता है बच्चों के खरीद फरोख्त का घिनौना खेल। हाल ही में एक मामला सामने आने के बाद विधानसभा में भी इस पर जमकर हंगामा हुआ है। दाग पर कानून, बिक रहे मासूम, सदन में गूंजा मामला। खौफनाक खेल में कई हिस्सेदार, दूर दूर तक जुड़े हैं तार। न्यूज 18 पर बिग एक्सपोज, बच्चा मन्नी बेनकाब। ये विचारणीय प्रश्न आपके लिए भी हमारे लिए भी। बेकारी इतनी है, आप बेकारी इतनी है कि उन गरीबों को रोजगार नहीं मिल रहा और रोजगार के अभाव में अपने बच्चे बच्चियों को बेच करके और वो अपना गुजारा लड़ा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात आपके हमारे लिए क्या होगी। जाडोल कोटड़ा में ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई जो एक मां अपने कलेजे के टुकड़ों को दलाल के माध्यम से बेचने का आ गया। वो क्या स्थिति पैदा होगी ऐसी, क्योंकि वहां पर मंत्री जी के बिल्कुल 5 किलोमीटर के एरिया की बात कर रहा हूं मैं, जहां कड़ी मशक्कत के बाद पीने का पानी मैसर हो और पेट भरना जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती हो, वहां भी घर में नवजात की आमद। माता पिता के चेहरे पर खुशियां बिखेर जाती हैं, लेकिन चंद बिचौलिए इन जरूरतमंदों को ऐसा सब्ज बाग दिखाते हैं कि मां की ममता दिल महसूस कर रह जाती है। दलाल माता पिता को नवजात की बेहतर परवरिश का लालच देकर उनके कलेजे के टुकड़े का सौदा कर देते हैं। गरीबी और मुफलिसी में जी रहे परिवार इसे अपनी किस्मत मान लेते हैं। इलाकों में बच्चों की खरीद फरोख्त के मामले सामने आ रहे हैं लगातार, और खास तौर से जाडोल, फलासिया और कोटड़ा में ये सुनने में आता रहा है कि किशोरियों को बेचने के मामले सामने आए, और अभी सुनने में आ रहा है कि छोटे नवजात बच्चों को भी बेचा जा रहा है। राजस्थान में दलालों का एक संगठित गिरोह है। आदिवासी परिवारों से नवजात बच्चों को 20 से 40 हजार रुपए में खरीद कर निसंतान जोड़ों को करीब 8 लाख रुपए तक में बेच रहा है। इन बच्चों की डिलीवरी दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात और मध्य प्रदेश तक हो रही है। इस इलाके में जो बिचौलिए हैं उनका ज्यादा रोल है इस मामले के अंदर, क्योंकि आदिवासी कभी अपने बच्चों को नहीं बेचता है, लेकिन जो बिचौलिए हैं वो कुछ पैसों का लालच उनको देते हैं और बड़े मुनाफे में वो लड़कियों को या नवजात बच्चों को बेच रहे हैं। और हमारा जो सामाजिक संस्था है उनका भी ये प्रयास रहता है कि कैसे जन जागरूकता फैलाएं और प्रशासन को हम मदद कर सके कि इस तरह के जो बिचौलिए हैं या जो दलाल लोग हैं उनकी सूचना हम सरकार तक पहुंचाएं। और दलालों के नेटवर्क में आदिवासी गांव में संपर्क रखने वाले, आईवीएफ सेंटर में काम करने वाले और बड़े अस्पतालों के संपर्क में रहने वाले दलाल शामिल हैं। आईवीएफ सेंटर में काम करने वाले लड़के लड़कियां निसंतान से कांटेक्ट कर बच्चों की डिलीवरी का इंतजाम करते हैं। पूरा काम इतने शातिराना तरीके से अंजाम दिया जाता है कि बस पूछिए मत। जबकि मासूमों की खरीद फरोख्त पर सख्त सजा का विधान है। गुनहगारों के लिए 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। कहीं की जो भी घटना इस तरीके से पुनरावृत्ति हो रही है, तो निश्चित रूप से ये एक संदेश है कि इन लोगों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो आईपीसी में, चाहे हमारा 370 हो, चाहे हमारे किशोर न्याय अधिनियम की धारा 81 हो। जब तक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरीके से ट्रैफिकिंग मुझे नहीं लगता रुक पाएगी।
दूसरी बात यह है कि जो बच्चियों को इस तरीके से कहीं बेचने में के जो मामले आ रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे समझदार होने के बावजूद भी ऐसे बच्चों को अवैध रूप से गोद ले रहे हैं। इस घिनौने खेल में एक और जहां आदिवासी परिवारों की बेबसी और मुफलिसी सामने आती है, तो वहीं सिस्टम के लूप हॉल्स पर भी पलते दलालों का क्रूर मकड़जाल भी सामने आता है। अभी हमारे सामने ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिसमें बच्चों के खरीद फरोख्त की जा रही, एक गिरोह सक्रिय है जो इनोसेंट माँ बाप के साथ मिलकर उनको पैसे का लालच देके बच्चों को लेके आता है। इस तरह का एक केस पहले भी हुआ था और 2-4 दिन से अभी भी हमारे नोटिस में आई है ये चीज, तो इसके लिए हमने ऐसे साथ मासूमों की खरीद फरोख्त किसी भी देश और समाज को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। इसीलिए सरकार और समाज को इस घिनौने खेल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एक खबर धौलपुर से है, जहां पचगांव के पास हाईवे 123 पर बारातियों से भरी कैंटरा गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं करीब 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर घायल बारातियों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। कैंटरा गाड़ी में करीब 50 बाराती सवार होकर पहाड़ी मुरैना से जाखी पुरैनी जा रहे थे। 8:30 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि ये एक कैंटरा गाड़ी है जो सैपुर रोड पर जो पलट गई है। सूचना पर हमारे जो पुलिस जाब्ता है पचगांव चौकी से वहाँ पे हमारी जो टीम वहाँ पहुँची थी, तो उनमें जो घायल थे उनको यहाँ लेके आए थे। राजसमंद जिले के केलवाड़ा और देवगढ़ कस्बे में मुहर्रम के ताजिए का रूट बदलने की मांग पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में केलवाड़ा कस्बे में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, तो देवगढ़ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों समुदाय के लोगों के साथ बैठकर समझाइश की कोशिश की। जिला प्रशासन ने दोनों ही समुदाय के लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। साथ ही अफवाह और झूठी खबरों से बचने की भी अपील की। इससे पहले 9 जुलाई को कुंभलगढ़ में हिंदू संगठनों ने ताजिए का रूट बदलने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, जबकि 10 जुलाई को देवगढ़ में मार्ग बदलने की मांग को लेकर देवगढ़ में ज्ञापन सौंपा गया। पक्षों को साथ लेके एक समझाइश का दौर प्रयास किया है और कोशिश ये की है कि क्योंकि ये निर्णय राज्य सरकार के स्तर पे किया जाता है, तो वर्तमान में हम इसका पूरा प्रस्ताव भी बना के भेजेंगे और इसकी पूरी फिजिकल और ज्योग्राफिकल सारी प्रॉक्सिमिटी को चेक करेंगे कि कैसे कैसे संभव है। और इस क्योंकि अब इमीडिएटली आने वाला ही है मुहर्रम, तो इस समय तो ये संभव नहीं है, लेकिन हम उसके लिए पूरे दोनों पक्षों को समझाइश भी कर रहे हैं, वहां पर ड्रोन सर्वे भी करा रहे हैं, आसपास के लोगों का सर्वे भी करा रहे हैं, पुलिस प्रबंध किए जाएंगे, वहां पर जो पुलिस मार्च है वो भी किया जा रहा है और हम पूरी इस पर नजर रखे हुए हैं। हमारा लोगों से करबद्ध निवेदन ये रहेगा कि राज्य की और देश की शांति के लिए एक दूसरे पे आपस में भाईचारा बना रहे, इसके लिए और एक दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णुता का भाव देते हुए हम सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और जो भी नियम में और जो भी प्रशासनिक गतिविधियां हैं वो हम करेंगे और नियम के अनुसार ही कार्रवाई कर पाएंगे। प्रदेश में लंबे समय से बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे किसानों के लिए राहत की खबर आई है। किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए बिजली की खासी जरूरत होती है, मगर पिछले कुछ सालों से चला आ रहा बिजली संकट इस राह में रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है। देखिए रिपोर्ट। अनुदान दिए जा रहे हैं। ब्रेक लगी हुई है क्या बेटा? अरे बैठिए। प्रदेश में बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे किसानों के लिए भजनलाल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 31 मार्च 2024 तक पेंडिंग चल रहे सभी आवेदनों का निस्तारण करते हुए 1,45,000 कृषि बिजली कनेक्शन जारी करने की घोषणा की है, जिससे राजस्थान में किसानों को ऑन डिमांड बिजली कनेक्शन जारी होने की उम्मीद जगी है। किसानों को कृषि कनेक्शन जारी करने के नाम पर जमकर के चुनावी समय में सियासत जरूर होती है, लेकिन इस सियासत का अंत करने के लिए अब राजस्थान की भाजपा सरकार ने अपना नया एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। किसानों के हितैषी बनने वाली भाजपा सरकार ने इस बार जमीनी स्तर पर काम करने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा पेंडिंग कृषि कनेक्शनों को जारी करने का प्लान बनाया है। बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए सरकार ने अपना एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत साल 2022 तक की पेंडेंसी को समाप्त करने का ऐलान किया है।
हालांकि राजस्थान में कृषि कनेक्शंस की पेंडेंसी काफी ज्यादा है। अब नए वित्तीय वर्ष में सरकार साल 2022 की पेंडेंसी को समाप्त करके किसानों की सालों का बिजली के कनेक्शन का इंतजार समाप्त करने जा रही है। खास बात यह है कि सरकार ने ठेका प्रथा को समाप्त करके खुद ही कनेक्शन जारी करने का फैसला लिया है। अब हमने ये तय किया है कि जितने कृषि के एग्रीकल्चर के उपभोक्ता हैं, इन्होंने सेंट्रलाइज टेंडरिंग करके 40 से 45% अधिक दरों पर जो टेंडर दे दिए थे, हमने उनको खत्म कर दिया है। अब हम एग्रीकल्चर के उपभोक्ताओं को ARC कॉन्ट्रैक्ट के तहत खुद मटेरियल मैनेजमेंट करके, प्रोक्योरमेंट करके और उनको कृषि कनेक्शन देंगे ताकि जल्दी से जल्दी उनको लाभ दिलाएंगे। बजट में 40 घोषणाएं छात्र और युवा वर्ग के लिए हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा फोकस बुनियादी सुविधाएं यानी सड़क, बिजली और पानी पर किया गया है। खास बात यह है कि अभी कोई बड़ा चुनाव नहीं होने के बावजूद सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। CNG को सस्ता किया है, पेट्रोल और डीजल पर पहले से टैक्स घटाया जा चुका है। प्रॉपर्टी और जमीन से जुड़े कुछ मामलों में राहत दी गई है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मल्टी स्टोरी भवनों में 50 लाख रुपए तक के फ्लैट्स की खरीद पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी को 6% से घटाकर 5% करने की घोषणा की है। यानी खरीदारों को करीब 65,000 रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही TDR की प्रक्रिया में स्टैंप ड्यूटी की छूट होगी। इसका सीधा फायदा आम जन को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।